कुंभ 2025 को इतना भव्य और दिव्य क्यों बनाया जा रहा है? कि इस बार का जो 2025 का संयोग है वो 144 सालों के बाद यानी 12 महाकुंभों के बाद ये ऐसा पुनीत अवसर ऐसा संयोग बना है। तो इस महाकुंभ को हम देश और दुनिया के अंदर ले जाने का, फैलाव देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का इस बार का टारगेट है कि हम 40 करोड़ से ऊपर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संगम नगरी प्रयागराज इस बार एक ऐसे आयोजन की गवाह बनने वाली है जिसे दुनिया सबसे बड़ा मेला कह रही है, लेकिन वो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र केंद्र है। बात कर रहे हैं कुंभ 2025 की 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। पिछले साल 12 करोड़ लोग यहां पहुंचे थे, श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भव्य और दिव्य इस कुंभ को बनाया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद भाई, वेलकम, आपका भी स्वागत है। ये कुंभ 2025 को इतना भव्य और दिव्य क्यों बनाया जा रहा है सर? देखिए, जैसा कि सनातन संस्कृति के जानने वाले, चाहने वाले और उसके अंतर्गत विश्वास और आस्था रखने वाले देश और दुनिया के सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला, उसकी जहां जहां बूंदें पड़ी वहां पे सबसे बड़ा पुण्य का, आस्था का केंद्र सनातन संस्कृति और धर्म के लिए बनने का काम हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तीर्थराज कुंभ का आयोजन स्थल प्रयागराज, प्रयाग नगरी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर उस पवित्र तट पर 12 वर्षों के बाद यह शुभ अवसर आता है कि जब साइंटिफिक बेस भी है उसका कि बृहस्पति, चंद्र और सूर्य एक दिशा में जब आ जाते हैं तो ये 12 साल बाद एक पुनीत अवसर आता है। इस बार तो जो तमाम ज्योतिष के लोग और तमाम इसमें रखने वाले पौराणिक दिशा के बड़े बड़े ज्ञाता, उनका कहना है कि इस बार का जो 2025 का संयोग है वो 144 सालों के बाद यानी 12 महाकुंभों के बाद ये ऐसा पुनीत अवसर, ऐसा संयोग बना है जो अद्भुत, अभूतपूर्व और जिसके डुबकी लगाने से जीवन का कल्याण होने का काम हो सकेगा। ऐसा अद्भुत संयोग 144 साल बाद ये हम लोगों को मिल रहा है। तो पहले तो जो हम लोगों की वर्तमान पीढ़ी है, क्योंकि 144 साल तो कोई जीता नहीं है। बिल्कुल सर। 100 साल की औसत आयु लोग मान के चलते हैं कि शतायु होने का आशीर्वाद मिलता है, तो शतायु होने तक के बाद का 144 साल बाद ये अवसर हम लोगों के जीवन काल में आया है। इसलिए वर्तमान सनातन संस्कृति और धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा ये शुभ अवसर है, पुनीत अवसर है और अपने जीवन के मोक्ष और कल्याण के लिए एक पवित्र मौका है कि लोग आके गंगा, यमुना, सरस्वती मैया की इस पवित्र संगम नगरी में, संगम के तट पर आकर के डुबकी लगा करके अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कर सकें। सर 2013 में 12 करोड़ लोग आए जिन्होंने शिरकत करी कुंभ के अंदर। 2025 में आंकड़ा बताया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग शिरकत करेंगे। सर कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, योगी सरकार के लिए, और इसको कितना मतलब आप लोग सुचारू रूप से अच्छा बनाना, मतलब क्या? देखिए, जैसा सबको पता है कि 2019 में आदरणीय योगी जी के उत्तर प्रदेश के सरकार बनने के बाद जो पहला कुंभ हुआ, 17 में सरकार बनी, 19 में पहला कुंभ का अवसर आया और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इस महाकुंभ में, सबसे बड़े महाआयोजन में लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक 2019 में हुई। और आपको जानकर खुशी होगी कि सबसे सेफ, बिना किसी छोटी बड़ी किसी बिना घटना के, कोई छोटी घटना भी नहीं हुई। जबकि उससे पहले वाले कुंभ में 2013 में अकेले रेलवे स्टेशन पे दर्जन लोगों की मौत एक इंसिडेंट में हुई थी, भगदड़ से हुई थी। अन्य भी दुर्व्यवस्थाएं, छोटी छोटी घटना देखने को मिलती थी, लेकिन पहला ये आयोजन था जिसमें 24 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक के बावजूद छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली, न घटना न दुर्घटना। इस बार चूंकि 2024 में हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, महाकुंभ भी है, ये वो कुंभ था, ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ को हम देश और दुनिया के
अंदर ले जाने का, फैलाव देने का काम कर रहे हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने पिछले महीने आदरणीय केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ दुनिया के ऐसे देश जहां सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, उनके उच्चायुक्तों के साथ, राजदूतों के साथ और अन्य राजनयिकों के साथ, उन देशों के राजनयिकों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक अशोका होटल में बड़ी बैठक की थी, जिसमें 40 से ऊपर देशों के राजनयिकों ने प्रतिभाग किया था। और उन्हें हम लोगों ने वहां के लोगों को उनके मार्फत आमंत्रण देने का काम किया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसका मैसेज ये है कि उन देशों के तमाम लोगों के और तमाम वरिष्ठ राजनयिकों के और वरिष्ठ तमाम राजनीतिक हस्तियों के आज क्वेरीज कहाँ ठहरना है, कैसे है, क्या वेबसाइट आज आ रही है। इसका मतलब वो लोग आने के लिए आतुर हो रहे हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के महामहिम राज्यपालों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके उनको आमंत्रित करके उन राज्य के लोगों को आमंत्रित करने के लिए अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। कुछ राज्यों में पहुंच गए, कुछ में जाने वाले हैं। जी महाराष्ट्र में कई लोग ज्यादा 30 महीने में विदिन दिसंबर सारे राज्यों में व्यक्तिगत रूप से हमारे मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर इस आयोजन के लिए आमंत्रण व्यक्तिगत रूप से देने का काम कर रहे हैं। सर, आपने बताया 19 में 24 करोड़ लोग पहुंचे थे, लेकिन इस बार चुनौती और ज्यादा बड़ी है। डिजिटल मतलब AI का भी इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। कैमरा तकरीबन 1.5 लाख 23,000 कैमरे लगाए गए हैं। ये चुनौती कैसे संभालेंगे? देखिए, क्योंकि हम लोगों का इस बार का टारगेट है कि हम 40 करोड़ से ऊपर, 40 से 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं की आवक के दृष्टिगत सारी सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता के लिए सारी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं, ताकि सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ जो भी आए और इतना बेहतरीन व्यवस्था के साथ जाए वापस, कि हमारे सनातन संस्कृति के इस आयोजन का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जहां भी वापस जाए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रशंसा करता हुआ नजर आए। इसके लिए हम लोगों ने पूरे मेला क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाने का काम किया है, उसको 25 सेक्टरों में बांटने का काम किया है। कुंभ को एक जिला घोषित किया है। घोषित करने के बाद सारा एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्ट्रिक्ट वहां पूरा सेटअप बनाने का काम किया है। वहां संबंधित सभी अधिकारियों को पोस्ट करने का काम किया है। स्वच्छता के लिए, परिवहन के लिए, आने जाने के लिए, ठहरने के लिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्याधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए वहां कोई प्लास्टिक मुक्त होगा, 100% प्लास्टिक होगी, तत्काल रिसाइकलिंग करके उसको रिस्टोर करने के लिए मशीनों का प्रबंधन, कलेक्शन का प्रबंधन, AI तकनीक से सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे, अलग अलग थाने, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग थाने दे करके पूरे सर्किल, थाने, डिस्ट्रिक्ट तक के जिस तरह व्यवस्था हो सारी व्यवस्था करने का काम किया गया है। ठहरने के लिए हम लोगों ने टेंट सिटी बसाने का काम किया है। वैसे भी ये तो ऐसा यहाँ कल्पवासी लाखों की तादाद में स्थायी रूप से लगातार 45 दिन तक अपना कल्पवास करेंगे और भगवान की आशीर्वाद के लिए आराधना और पूजन करने का काम करेंगे, जिसमें लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन तो हमारे विभिन्न संत समाज के लोग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलग अलग जो पंडाल हैं उनमें ही लगातार कैंप करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न अवसर आते हैं जो जिसमें अलग से नहान होता है, उन दिनों में हम लोगों ने सारे VIP की यात्रा के लिए मनाही की है, अनुरोध किया है कि कोई भी VIP उन तिथियों में वहाँ ना आए। चूंकि वहां वैसे ही करोड़ों की तादाद में होंगे तो हम कोई VIP व्यवस्था नहीं दे सकते और VIP व्यवस्था या VIP के दृष्टिगत आम जनता को असुविधा पैदा नहीं होने देंगे। इसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने अनुरोध कर लिया है कि कोई नहीं आएगा। इस तरह का हम लोग अलग अलग नए अनुभव कराएंगे। हमारे वहाँ अलग अलग संस्कृति कला ग्राम, संस्कृति ग्राम अलग अलग बसाने का काम किया है। 20 मंच छोटे मैंने दिए हैं जिन पर पूरे देश भर के जो हमारे कलाकार हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में नवोदित जितने कलाकार हैं, उनका मंचन चलता रहेगा। किस तिथि को किस समय में कौन प्रस्तुति देगा कलाकार, इसका पूरा पहले से उसका प्रचार प्रसार खाता तैयार कर लिया गया है। उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी चल रहा है, विभिन्न माध्यमों से चल रहा है और आगे प्रतिदिन वहां होता रहेगा डिजिटली। इसके अलावा
4 बड़े मंच हैं जिन पर हमारे पद्म श्री, पद्म विभूषण, इस तरह के बड़े कलाकार हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनको भी हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी एक मंच पर, 4 मंच पर एक कलाकार का, राष्ट्रीय स्तर के उस महान कलाकार का कार्यक्रम होता रहेगा। हमारे पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के, अपने देश की संस्कृति से लेकर के, सनातन परंपराओं को लेकर अलग अलग हम लोगों ने म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम, आधुनिक तकनीक से लैस म्यूजियम देने का काम किया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आए अपने देश की पृष्ठभूमि, अपने देश का इतिहास, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में सारा ज्ञान लेके जाए, समझ लेके जाए, ये भी प्रयास है। बहरहाल कुल मिला के इतनी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं कि आने वाला जो भी वहाँ श्रद्धालु आए वो गंगा जी में डुबकी लगा कर अपने जीवन को कृतार्थ करे, जीवन को धन्य करे ही करे, लेकिन सनातन संस्कृति के बारे में जो एक आस्था, श्रद्धा का भाव है उसके मन में, उसके प्रति प्रामाणिकता के आधार पर और प्रभावी तरीके से अपना पुराना इतिहास समझ सके, जान सके, ताकि तथ्यात्मक और प्रामाणिक रूप से कहीं चर्चा हो तो उस पर बात रख सके, ये हम प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने स्वच्छता की बात करी, अभी कांवड़ यात्रा गई, उसमें हमने देखा कि हिंदू मुसलमान ढाबों को लेकर, दुकानों को लेकर विवाद हुआ। अभी इसी तरीके कुछ महामंडलेश्वर हैं, कुछ सनातनी हैं, जिन्होंने जो है एक हुंकार भरी है और मतलब आह्वान किया है सरकार से कि जो गैर सनातनी लोग हैं उनको मतलब वहां पर दुकानें ना लगानी दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसकी कोई मतलब पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सर आप एज अ पर्यटन मंत्री उसको कितना मतलब देखते हैं? क्या इनकी जो मतलब बात इन्होंने कही है कि गैर सनातनियों को वहां दुकान नहीं लगानी चाहिए, उसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब चूंकि विषय समाप्त हो गया, वो सब लोगों के लिए दुकानों का हो, वहाँ अपने पंडालों का हो, सब आवंटन हो चुका है, लोग अपना वहाँ शुरू कर रहे हैं। आवंटन 15 तारीख को लास्ट आवंटन होना, तो सब कुछ हो चुका है। अब वो कोई विषय बचा नहीं है, कोई विषय नहीं बचा है। वो सारे लोग पूरे मन से, दिल से, जिनको भी सनातन के प्रति स्नेह है, प्रेम है, और सनातन ऐसी संस्कृति है जिनके विभिन्न पंथ तो हो सकते हैं, मानते अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सनातन एक है। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, खालसा पंथ, कबीर पंथ, ये पंथ, लेकिन सनातन एक है जिसका आद है ना अंत है। सर, मौजूदा परिस्थिति अगर देश की देखें तो सनातन पर लगातार वो देश के व्यक्ति हों या फिर बाहरी ताकतें हों, प्रहार लगातार सनातन पर जारी है। देखिए, जो जितना मजबूत होता है उसी पर उतने हमले होते हैं। सनातन हमारा ऐसा विषय है जिसका आद अंत की मैं बात कर रहा था, जिसका बारे में लगातार कितने हमले हुए, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, जिसका न कभी कोई बिगाड़ पाया। सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, 2013 के कुंभ में एक संदेश दिया गया था मोदी जी के नाम का, 2025 के कुंभ से भी क्या कोई संदेश निकलेगा? सनातन संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति का विकास। देखिए, राजनीति, देखिए देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में। जब राष्ट्र हमारा राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होगा, हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, नेशन फर्स्ट की भावना के ध्यान में रखकर काम करेगा कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हमारा, उसके प्रति दायित्व सबसे पहला हमारा है, तब अपने लिए। राष्ट्र को भी तो एक आदमी लेके आगे चले, और राष्ट्र जब प्रथम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग दुनिया में जो विश्व गुरु था वहां भी पहुंचेंगे, हम अग्रणी देश भी बनेंगे, हम विकासशील भारत से विकसित भारत भी बनेंगे। और जो भी हमारे आदरणीय मोदी जी के सपने हैं, भारत को कित ऊंचाइयों पर ले जाना है, कित वैभव के पराकाष्ठा पहुंचाना है, वो निश्चित रूप से साकार होते हुए आपको नजर आएंगे। रोहित, कुलदीप आपको भी सवाल? मेरा सिर्फ एक सवाल है। एक विशेष वर्ग है जो हम लगातार सोशल मीडिया में वीडियोस देखते रहते हैं, क्योंकि आप लगातार स्वच्छता और इस तरीके की बातें कर रहे हैं कुंभ को लेकर। मैं एक सवाल इसी से जोड़ता हुआ सर, कभी फल को लेकर थूकने की एक मतलब खबर आती है, कुछ आती है, क्योंकि सनातन में तमाम तरह के विदेशी सैलानी टकटकी लगाए देख रहे हैं। इस तरीके सरकार उन लोगों पर जो इस तरीके को मतलब गलत तरीके से मतलब मंशा रखते हैं, उनको लेकर सरकार मतलब किस तरीके से कंट्रोल करने का? देखिए, सरकार पूरी तरह सतर्क है, पूरी तरह संवेदनशील है। एक एक व्यक्ति की ड्रोन से भी निगरानी होगी वहां, तभी तो सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा, ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व के साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी
ऐसे प्रयास करेगा, विफल भी होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सफल आयोजन हो, अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व आयोजन हो, दिव्यता भव्यता के साथ हो, ये हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि सारे देशवासी जिसको राष्ट्र से प्रेम है, उसका प्रेम इस आयोजन से जरूर होगा और सब लोग मिलकर के इस आयोजन को अभूतपूर्व, अद्भुत, दिव्य, भव्य और नव्य बनाने का प्रयास करेंगे। हम आह्वान करेंगे कि देश और दुनिया के जिन लोगों का अगाध श्रद्धा भाव भारत के प्रति, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति है, वो आइए, सब लोग आएँ और इस अद्भुत क्षण में अपने जीवन को धन्य करें, अपने मोक्ष को प्राप्त करें और इस महाकल्याणकारी दुनिया के सबसे बड़े महापर्व, मैं समझता हूँ जितने देशों की, तमाम देशों, 85 देशों की जितनी आबादी होगी उससे ज्यादा वहाँ लोग आएंगे, उपस्थिति देने का काम करेंगे। ऐसे अवसर का लाभ उठाएं। हम सबको चाहते हैं कि आइए, इस महाकुंभ में एक डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करिए। इसीलिए मैंने कहा था सर शुरुआत में कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जिन्होंने कुंभ को लेकर बातचीत की बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। आप जो भी कुछ मेरे साथ मेरे सहयोगी भी कुलदीप पांडे के भी सवालों का उन्होंने जवाब दिया। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।